आपके अवचेतन मन की शक्ति। इस सीरीज के आज के वीडियो में बात करेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके क्या-क्या अचीव किया जा सकता है। क्योंकि जब हम दूसरे लोगों की सच्ची कहानियां सुनते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और एक बार फिर पूरे जुनून के साथ अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहानियां डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखी गई हैं। ये उन लोगों की कहानियां हैं जो कहीं न कहीं अवचेतन मन की शक्ति से प्रभावित होकर उसका इस्तेमाल करने लगे और जीवन में जो उन्होंने चाहा उसे उन्होंने पा लिया। पहली कहानी है एक अपराधी की जो लंदन के बाहरी इलाके में अपने मकान में बहुत विलासिता पूर्वक रहता था। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी। उसने डॉक्टर जोसेफ को अपने कई सारे कारनामों के बारे में भी बताया था। जब गर्मियां हो जाती थी तो वो फ्रांस के घर में बड़ा ही आलीशान जीवन गुजारता था। आलीशान तरीके से तो उसका जीवन चलता था, लेकिन निडरता से नहीं चलता था, क्योंकि उससे हमेशा डर बना रहता था कि पुलिस उसे कभी न कभी गिरफ्तार कर सकती है और उसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी जो उसके डर और अंदर जमे अपराध बोध के कारण उत्पन्न हुई थी। वो जानता था कि उसने गलत काम किए हैं और अपराध के इस गहरे एहसास ने ही उसकी ओर बहुत सारी मुश्किलों को आकर्षित कर दिया था। बाद में जोसेफ को पता चला कि उसने इस अपराध बोध से परेशान होकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका काया पलट हो गया। वो नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। अब वो अपनी जिंदगी में पहली बार खुश था। उसे वो काम मिल गया था जिसे करने से उसे प्रेम का एहसास होता था। साथियों, सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता का मतलब सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं है, ये तो इससे बहुत ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वो हैं जिन्होंने बहुत मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है, जो अपने अवचेतन मन के सही उपयोग को जानते हैं, मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। वो किसी भी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो और उन प्रोजेक्ट्स की साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। यदि आप भी किसी लक्ष्य की स्पष्ट कल्पना कर सकें तो आपको आवश्यक चीजें मिल जाएंगी और ये चीजें आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति के द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेंगी जिनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। दूसरी कहानी हॉलीवुड के एक बहुत बड़े अभिनेता के बारे में है। उसने जोसेफ को बताया कि वो मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत पर बड़ा हुआ था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उन लोगों के पास मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इस सब के बावजूद उसने एक्टर बनने का सपना देखा और ये सपना उसके दिल और दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। वो जब खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी सारे समय यही कल्पना करता था कि उसका नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है। उसने जोसेफ को बताया कि वो हर चीज बिल्कुल क्लैरिटी से देखता था कि लोगों की भीड़ शोर मचा रही है, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं, और ये तस्वीर वो बरसों तक देखता रहा। कुछ समय बाद उसने घर छोड़ दिया, लॉस एंजलिस पहुंच गया। धीरे धीरे उसे फिल्म और टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। उसके बाद उसे अभिनेता का काम मिला और जब उसकी पहले काम का प्रीमियर होने वाला था, उस रात जब वो थिएटर पहुंचा तो वो देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वहां पर उसी तरह उसका बड़े-बड़े अक्षरों में नाम चमक रहा था। भीड़ थी, अखबार के रिपोर्टर थे, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था
जैसा उसने बचपन में कल्पना की थी और जैसी कल्पना उसने सालों तक की थी। उसने जब आखिरी बार जोसेफ से बात की तो उसका कहना था, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। तीसरी कहानी एक युवा फार्मासिस्ट की है जिसका नाम मैरी एस था। वो एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के एक डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जोसेफ जब कोई दवा लेने वहां गए तो दवा बनाने के दौरान जोसेफ ने उससे पूछा कि उसे वो नौकरी कैसी लगती है। उसने कहा कि सैलरी और कमीशन से काम चल जाता है, इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। जब जोसेफ ने उससे पूछा कि क्या तुमने बचपन में यही सपना देखा था, तब मैरी एस ने उन्हें बताया कि नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पे जाऊं तो लोग नाम लेकर मुझे हेलो कहें। ये अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में कई सारे सपने देखे हैं। ये भी सपना कई बार मैंने देखा है कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फोन कर रहे हैं। मैं नीचे स्टोर तक जा रही हूँ, जो कि मेरा अपना स्टोर है, और उन्हें जरूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 नौकरी करने की बिल्कुल नहीं थी। जब जोसेफ ने उससे पूछा कि वो अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है, यदि उसका सपना पूरा होगा तो वो ज्यादा खुश और सफल कहलाएगी। और जोसेफ ने उसे इस अद्भुत सच्चाई के बारे में बताया कि जिसे भी वो सच मानती है उसे अस्तित्व में ला सकती है, उसके अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल करके। वो जल्दी ही समझ गई कि यदि वो अपने अवचेतन मन की ओर क्लियर तरीके से ये विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां उस विचार को साकार कर देंगी। अब उसने कल्पना करना शुरू किया कि वो अपने खुद के स्टोर में है। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर दवाई लिखी, दवाइयां बनाई, ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी और मानसिक रूप से रोज कुछ समय वो अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका निभाई, क्योंकि उसे पता था कि मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसे ही बन जाऊंगी। कुछ साल बाद मैरी ने जोसेफ को चिट्ठी लिखी। मैरी ने उस चिट्ठी में बताया कि जोसेफ से बातचीत के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वो काम करती थी, वो एक नए माल के बड़े स्टोर से कंपटीशन के चक्कर में दिवालिया हो गया। उसके बाद वो एक बड़ी ड्रग कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा इलाका संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के एक कोने के छोटे से कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। उस दुकान पर वो पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वो दुकान के अंदर गई उसने पहचान लिया कि ये बिल्कुल वैसा ही स्टोर था जैसा सपना उसने अपनी कल्पना में देखा था। उसने स्टोर के बूढ़े मालिक से इस सपने के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वो रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार के पास है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा और बिजनेस से होने वाले मुनाफे से कर्ज वापस लेने का प्रस्ताव रखा। वो युवा फार्मासिस्ट अपने परिवार से उस कस्बे में आ गई। उसने वो स्टोर संभाल लिया और जल्दी ही कर्जा चुकाने के साथ ही एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट भी दे दिया, जो स्टोर के बिल्कुल पास था। और फिर वो रोज सुबह स्टोर जाने लगी। पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है और उसे नमस्कार करता है। सब उसे जानते ही थे, क्योंकि वो सबके लिए दवाइयां बनाती थी। चौथी कहानी महान जर्मन कवि गेटे की है, जो कि मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का उपयोग करते थे। गेटे की जीवनी जिन लेखकों ने लिखी है, उनके अनुसार वो घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वो कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है।
वो ये भी कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्याओं के बारे में सही सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की भी कल्पना करते थे और वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक बना सकते थे उतना वास्तविक और क्लियर बना लेते थे। जब जर्मन कवि गेटे की ये कहानी जोसेफ मर्फी ने अपने एक भाषण के दौरान सुनाई, जिसमें कई सारे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स मौजूद थे, उनमें से एक युवा स्टॉक ब्रोकर ने गेटे की तकनीक अपना ली। वो एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगा। उसने एक बार शेयरों के समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में ये मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस युवा ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप थी। उसका काम अपने क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। और जैसे ही उसने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग किया, वो अपने क्षेत्र में धीरे धीरे बहुत सफल हो गया और आगे जाकर वित्तीय पत्रिकाओं ने उसके कई सारे इंटरव्यू को भी छापा। 5वीं स्टोरी है एक युवा महिला की जिसका नाम था मार्गरेट टी। मार्गरेट नियमित रूप से जोसेफ के भाषणों को सुनती थी, जोसेफ की क्लास में आती थी। अपने घर से क्लास तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी, यानी हर बार भाषण सुनने आने में उसे करीब 1.5 घंटा लगता था। वो चाहती थी कि उसके पास एक कार हो ताकि वो इस तरह की मनचाही गतिविधियों के लिए उस कार का इस्तेमाल कर सके। जोसेफ से बातचीत के दौरान जब जोसेफ ने उसे बताया कि एक युवक को अपनी नौकरी के सिलसिले में कार की जरूरत थी और कल्पना के प्रयोग से वो उसे मिल गई, मार्गरेट घर गई और जोसेफ के द्वारा बताई गई तकनीक आजमाने लगी। उसने बाद में चिट्ठी लिखकर जोसेफ को बताया कि उसने उन तरीकों को कैसे लागू किया और उसके बाद क्या किया। चिट्ठी कुछ इस तरह थी। प्रिय डॉक्टर मर्फी, मैं जानती थी कि व्यक्तिगत विकास के लिए मुझे कार की सख्त जरूरत थी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कि मैं आपके भाषण नियमित रूप से सुनने आ सकूं। मैंने फैसला किया कि चाहे मुझे कार पाने में जितना भी समय लगे, मुझे उस कार को पाने की कोशिश करनी चाहिए जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था। अपनी कल्पना में मैंने वो सारे कदम उठाए जो मैं करती। यदि मैं सच में कार खरीदती और चलाती तो कैसे चलाती, मैं शोरूम तक कैसे जाती, मैं उसका टेस्ट ड्राइव कैसे लेती। मैंने बार बार उसे कल्पना में चलाया, उस पर अपना हक जताया और ये माना कि ये कार मेरी है। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर देखी और सप्ताहों तक ये मैं करती रही। और कुछ सप्ताह के बाद ऐसा हुआ कि इंगलवुड में रहने वाले मार्गरेट के अंकल, जिनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु से पहले वो अपनी कैटलिक कार और सारी जायदाद मार्गरेट के नाम कर गए। साथियों, यदि आप किसी उद्देश्य की क्लैरिटी से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करा देगी। और हाँ, सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। आर्थिक सफलता, मानसिक सफलता, शारीरिक सफलता, आध्यात्मिक सफलता या अन्य जो कुछ भी आप चाहते हैं। बस करना यह है कि विश्वास बनाए रखें और जो भी आप तय करें उसे पूरे विश्वास से करते रहें। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।